बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के टॉप 10 क्वेश्चन जो मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं आपके। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। बाद में मैं फाइनल एग्जाम के लिए भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे सारे चैप्टर्स के। इसमें सिर्फ सिलेबस है मिड टर्म के हिसाब से, तो मिड टर्म में ये जो सिलेबस है ना, ये इस क्वेश्चंस को आप जरूर कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के चैप्टर से। इसमें देखो क्वेश्चन कौन कौन से है। पहला सवाल एमसीक्यू का है, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है इसमें, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव्स अ व्हाइट पाउडर, दिस पाउडर इज। तो जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो जो व्हाइट पाउडर बनता है वो क्या होता है, वो होता है ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, तो MgO हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल एसर्सन रीजन का क्वेश्चन कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एसर्सन बता रखा है corrosion of iron is called rusting। ठीक है, और रीजन बता रखा है रस्टिंग रिक्वायर्स बोथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो भाई ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे के लिंक भी है। तो एक दूसरे से इंटरलिंक हो तो हमेशा ऑप्शन कौन सा वाला होता है, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। समझ में आया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें पैसेज और क्वेश्चन दोनों मिक्स होते हैं। देखो क्वेश्चन जो होंगे ना आपके पैराग्राफ वाले या फिर केस बेस्ड स्टडी कह लो उसे, वो ना सवाल ऐसे होंगे। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, शॉर्ट में बता दिया आपको। ठीक है, पैसेज भी शॉर्ट में दे दिया ताकि वीडियो लंबी ना खिंच जाए। पेपर में सवाल बनेंगे, इसी पे पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है पर क्वेश्चंस इन्हीं के होंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेंसिडिटी ऑफ फूड मटेरियल्स इज कॉज्ड ड्यू टू oxidation of fat and oil present in them. It result in foul smell and bad taste. To prevent rancidity, substance are packed in the nitrogen gas। तो हमें बोल रहा है कि रेंसिडिटी क्या होता है, पहले वो बताओ। तो रेंसिडिटी का मतलब होता है जब ऑक्सीडेशन हो जाए किसका, फैट या ऑयल का, जिसके कारण क्या हो जाता है, बैड स्मेल या फिर फॉल स्मेल कह सकते हो, या बैड टेस्ट आने लग जाए, वही होता है रेंसिडिटी। अब कह रहा है व्हाई इज नाइट्रोजन गैस यूज्ड फॉर पैकिंग चिप्स। ठीक है, तो चिप्स में जो होता है नाइट्रोजन गैस को क्यों रखा जाता है चिप्स के अंदर, चिप्स के पैकेट के अंदर, इससे रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, ऑक्सीडेशन ना हो जाए उसके अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन होते ही चीजें खराब हो जाती है, खाने वाली सारी चीजें। समझ में आया। तो इसलिए नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है जिसके कारण वो खराब नहीं होने देता हमारे चिप्स को। ठीक है, आया समझ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार भी रीजनिंग वाले। कह रहा है एक आयरन नेल है, उसको डिप्ट किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, वो ब्राउन कलर में टर्न हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया, एंड सॉल्यूशन बिकम पेल ग्रीन, यानी ग्रीन कलर का हो गया वो सॉल्यूशन। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एक्सप्लेन करना है। तो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, क्योंकि Fe जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। तो देखो आयरन क्या बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर सल्फेट हट गया और कॉपर रिमूव हो गया यहाँ से। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसका जो कलर होता है ग्रीन होता है, इसका कलर होता है ब्लू। समझ में आ रहा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शॉर्ट आंसर वाले सवाल है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग। इसको बैलेंस करना है, सोडियम प्लस वाटर से बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो देखो भाई सवाल जो होंगे ना, ये बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि आपका यही पूछा जाए, क्वेश्चन बैलेंसिंग का प्रैक्टिस कर लेना, 1 या 2 पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो इसको बैलेंस कर देंगे। देखो सोडियम को हमने 2 लगा दें यहाँ पे, 2Na प्लस में 2H2 कर देंगे, 2NOH हो जाएगा प्लस में H2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। इजी, समझ में आया। ये बैलेंसिंग के क्वेश्चन है। अगला सवाल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाले। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, एक साथ हो, साइमल्टेनियसली हो। ठीक है, एग्जांपल आप कुछ भी दे देना अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। फिर डायग्राम के क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड वाले सवाल, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड डबल देन एनोड। समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि कैथोड पे जो है ना डबल क्यों होता है एनोड से, यानी एनोड का डबल होता है कैथोड पे, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैथोड रिलीज करता है H2 और एनोड रिलीज करता है क्या, O2, और इसका रेशियो होता है 2:1। दिस इज द रीजन। इसको आपको डिटेल में लिखना है तब जाके मार्क्स मिलेंगे, इसमें शॉर्ट में मत यूज करना। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का बोल रहा है। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। कॉम्बिनेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इनमें कंबाइन हो जाए 2 रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बने, वो कॉम्बिनेशन होता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, जिसमें कोई रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, उसकी जगह खुद आ जाता है, तो उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है कि चार्जिंग का क्या हो,
चार्ज अदला बदली कर लेता है, ठीक है। इसका चार्ज एक्सचेंज, यानी कह सकते हो चार्ज का एक्सचेंज होना ही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन अभी हमने पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। नाउ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक और आगे कह रहा है सिल्वर क्लोराइड जो होता है टर्न्स हो जाता है, ग्रे कलर में बदल जाता है जब इसको सनलाइट में रखा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड में अगर तुम लाइट डालोगे, सनलाइट डालोगे तो कैसा हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, जिसको कहते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। समझ में आ रहा है? तो ये है इसका आंसर, ठीक है। 9 क्वेश्चन हो गए। आखिरी सवाल है, तो आखिरी सवाल है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन कह रहा है एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट, उसने जिंक के ग्रेन्यूल को ऐड कर दिया किसमें, डाइल्यूट HCl में, और उन्होंने ऑब्जर्व किया एफरवेंस, मतलब बुलबुले उसमें निकल रहे थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया। तो इसका रिएक्शन लिखना है पहले, तो रिएक्शन लिख लो। Zn में HCl मिलाएंगे तो ZnCl2 बनता है, फिर इसको बैलेंस कर दिया इन्होंने। अब ये कह रहा है कि नेम द गैस इवॉल्व एंड इट्स फेस। टेस्ट में जो गैस इवॉल्व हुआ है वो कौन सा गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ दिख रहा है आपको। और ये कौन सा रिएक्शन में आएगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आएगा। ओके, समझ में आया? तो ये फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आते हैं सेकंड चैप्टर यानी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन MCQ का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा सही है इनमें से। ऑल एसिड हैव H+ आयन, फिर लिखा ऑल बेसिस हैव OH-, ये भी बात सही है। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू लिटमस को रेड बदलता है, ये भी बात सही है। तीनों ही बात सही है। ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन दे दिया बोथ एंड सी गलत है, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला असर्शन रीजन का क्वेश्चन क्या कह रहा है, टूथ डीके स्टार्ट व्हेन pH ऑफ माउथ फॉल्स बिलो 5.5, बिल्कुल सही बात है। ये रीजन दे रखा है एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियल एक्शन ऑन शुगरी फूड, यानी शुगर वाले फूड से क्या होता है, बैक्टीरिया का हमला बहुत ज्यादा होता है उसके अंदर, तो ये भी बात सही है। अब दोनों एक दूसरे से लिंक भी है, इंटरलिंक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 केस बेस्ड स्टडी के सवाल कह रहा है एक स्टूडेंट ने ऐड किया HCl, जिंक ग्रेन्यूल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया भाई, तो ये हमने अभी पढ़ा था, सेम टू सेम वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये रिपीट हो चुका है, इसके लिए माफी मांगता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के। कह रहा है व्हाई डज टर्मरिक स्टेन टर्न्स रेड व्हेन सोप सॉल्यूशन इज ड्रॉप्ड ऑन इट। कह रहा है साबुन के सॉल्यूशन को अगर हम टर्मरिक स्टेन पे, यानी जो दाग लग जाता है कपड़ों में, हल्दी का दाग, तो उसमें जब हम साबुन को डिप करते हैं या सोप के सॉल्यूशन को डिप करते हैं तो क्या होता है, उसमें रेड क्यों बदल जाता है। तो इसका ये रीजन है क्योंकि सोप क्या हमारा बेसिक है, और हमने पढ़ रखा है कि बेस जो होता है वो टर्मरिक को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें 3 मार्क्स का है। कह रहा है व्हाट इज बेकिंग सोडा, राइट्स इट्स केमिकल फॉर्मूला एंड टू यूज। तो बेकिंग सोडा क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं बेकिंग सोडा। यूज क्या है इसका, इन बेकिंग एज अ लीवनिंग एजेंट एज मिल्ड एंटी एसिड, ठीक है। एसिड में, एंटी एसिड में भी काम होता है और बेकिंग में भी काम आता है, ब्रेड को, केक को बनाने के लिए, ठीक है। तो और इसका केमिकल फॉर्मूला नहीं दिया इन्होंने, केमिकल फॉर्मूला भी दे दिया, चलो सब दे ही दिया, रिएक्शन नहीं दिया, ओके, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है अगला। क्वेश्चन कह रहा है राइट द केमिकल रिएक्शन, पीओपी बनाने का केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो पीओपी कब बनता है, जब जिप्सम को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट आना चाहिए था, हीट नहीं लगाया, हीट करते हैं तो बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको कहते हैं पीओपी। और हाफ इसमें पानी होता है और 1.5 पानी बाहर निकल जाता है, 1/2, यानी हाफ पानी रह जाता है किसमें, पीओपी में, और बाकी का पानी निकल जाता है, क्योंकि जिप्सम में होता है 2 पानी, 2 मॉलिक्यूल होते हैं ना इनमें, तो 1.5 निकल जाएगा पानी, आधा रह जाता है एज अ पीओपी के लिए, ठीक है। फिर इसमें कह रहा है रिएक्शन ऑफ पीओपी विद वाटर, कह रहा है अगर पीओपी को पानी के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा, वापस बन जाएगा जिप्सम, ठीक है। पीओपी को अगर तुम पानी के साथ मिलाओगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा। तो ये था इसका आंसर। फिर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, गिव वन एग्जांपल। तो एसिड के साथ जब भी मेटल रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिमूव होता है, ठीक है। तो जिंक में H2SO4 मिलाया तो ZnSO4 बन गया, H2 अलग हो गया। बेस के साथ जब भी मेटल मिलेगा तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट ही बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओनली विद स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH KOH, बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ये बात ध्यान देना है, ठीक है। लॉन्ग आंसर पे आते हैं। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन में पहला कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ,
ठीक है, आवर डेली लाइफ विद फॉर एग्जांपल, तो टूथ जो सड़ जाता है, दांत सड़ जाते हैं, उसकी पीएच 5.5 से कम हो जाता है। ठीक है, इनेमल इसमें डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि इनेमल क्या होता है, दांत का जो आउटर कवरिंग होती है ना, वो इनेमल से बना होता है। सॉइल का पीएच भी मायने रखता है क्रॉप्स को उगाने के लिए। स्टमक एसिड, ठीक है, स्टमक में जो एक्सेल वाला एसिड होता है उसके लिए एंटासिड हम यूज करते हैं बाद में, ठीक है, ताकि ज़्यादा एसिडिटी ना हो जाए। एसिड रेन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये सब चीज़ें क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है पीएच का। ठीक है, एसिड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaOH सॉल्यूशन टर्न्स फिनोक्सिलिन पिंक, ये तो बिल्कुल सही है, बेस है NaOH तो पिंक में बदल लेगा फिनोक्सिलिन को। फिर कह रहा है फिनोक्सिलिन इज कलरलेस इन एसिडिक मीडियम एंड पिंक इन बेसिक मीडियम, दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक है, तो इसका भी आंसर ये हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल एसिड बेस चैप्टर का। क्वेश्चन कह रहा है सब्सटेंस एक्स जो यूज हो रहा है व्हाइट वॉशिंग में रिएक्ट हो रहा है CO2 के साथ टू फॉर्म हार्ड मटेरियल, तो वो एक्स क्या है। ठीक है, तो एक्स जो है वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं स्लेक लाइम। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, गिव रिएक्शन, तो ये रिएक्शन लिख दिया हमने। और ये जो हार्ड रॉक बना है ना CaCO3, यही होता है हमारा लाइमस्टोन। ठीक है, इसका एक यूज क्या है, व्हाइट वॉश में यूज होता है इसका। समझ में आया। अब आते हैं बायोलॉजी पे, लाइफ प्रोसेस सबसे पहला चैप्टर। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाइफ प्रोसेस का पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाइल, इनमें से बाइल का कौन फंक्शन नहीं है, तो बाइल का फंक्शन इसमें से देखो, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट तो करता है, मेकिंग मीडियम एल्कलाइन भी करता है ना, सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, अरे ये तो नहीं करता, सी हो जाएगा इसका आंसर, बाइल डज नॉट हैव एंजाइम, बाइल में एंजाइम ही नहीं होता। ठीक है, न्यूट्रलाइजिंग करता है एसिड इन फूड, ये बात भी सही है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एसिड रीजन का एक और क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, बिल्कुल बात सही है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इट रिसीव सिक्रीशन पैंक्रियाज लिवर एंड इट्स ओन ग्लैंड, तो सारे सिक्रीशन जो भी सिक्रीट होते हैं एंजाइम वो इसी यही रिसीव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। फिर केस बेस्ड स्टडी का सवाल है, कह रहा है क्वेश्चन, a student observed bubbles when he exhaled air through lime water, the lime water turned milky, समझ में आ रहा है, एक स्टूडेंट ने बबल्स को ऑब्जर्व किया जब उन्होंने एक्सहेल किया, मतलब सांस छोड़ा। ठीक है, वही पाइप से, स्ट्रॉ से, किसी भी चीज से कर दिया होगा, तो लाइम वाटर कैसा हो गया, वो मिल्की हो गया, सफेद सफेद हो गया। तो कह रहा है कि विच गैस इज प्रेजेंट इन एक्सहेल, तो हमें पता ही, हम जब सांस छोड़ते हैं तो CO2 निकलता है, CO2 गैस हो जाएगा इसका आंसर। इसका रिएक्शन ये रहा, ठीक है, लाइमस्टोन बन गया। व्हाट डज इट प्रूव, इससे हमें क्या प्रूव हो रहा है, तो एक प्रूव ये हो रहा है कि रेस्पिरेशन हमेशा CO2 को रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है, Why are arteries thick walled while veins are thin walled, कह रहा है आर्टरीज बहुत मोटे होते हैं लेकिन जो वेन्स होते हैं वो थिन क्यों होते हैं, तो इसका ये रीजन है, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो इसके लिए इससे थिक बनाया गया, नहीं तो फट के बाहर आ जाएगा। और वेन्स क्या होता है, ब्लड प्रेशर उसमें लो होता है, तो इसका थिन वॉल भी चलेगा, इसके पास वाल्व होते हैं। समझ में आया। क्वेश्चन फिफ्थ है, राइट डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस हो, ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो तो एरोबिक, और एब्सेंट हो ऑक्सीजन तो एनारोबिक। इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, इसमें पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। एंड प्रोडक्ट जो मिलेगा आपका CO2 H2O और एनर्जी मिलेगी। एनारोबिक में अल्कोहल और लैक्टिक एसिड मिलेगी और साथ में एनर्जी। ठीक है, अल्कोहल आना चाहिए था, मिसप्रिंट हो गया। और एरोबिक में मोर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, 38 ATP हो जाता है लगभग, और एनारोबिक में लेस एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। समझ में आया। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड राइट इट्स मेन फंक्शन, तो डायग्राम तो मैंने नहीं दिया, डायग्राम आप NCERT वाला बनाना, और जो भी डायग्राम बना रहे हो तो NCERT को ही ज्यादा फोकस करना आप लोग। ठीक है, तो कि NCERT के ही क्वेश्चंस आते हैं हमारे CBSE पे। ठीक है, तो CBSE पे NCERT के डायग्राम भी होंगे, तो NCERT को अच्छे से आप करके जाना है जब भी डायग्राम की बात हो तो। ठीक है, तो इसमें इसके फंक्शन को जान लेते हैं। फंक्शन देखो क्या है इसका, जो किडनी है उसका एक ही फंक्शन है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, जिसको यूरिया यूरिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, बाकी किडनी का भी अपना एक फंक्शन होता है, यूरेटर का, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेथ्रा का। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, वो स्टोर करता है यूरिन को, यूरेटर पास आउट पैसेज की तरह करता है, यूरिनरी ब्लैडर तक ले जाता है, और यूरेथ्रा से
आउट ऑफ द बॉडी निकल जाता है हमारा यूरिन एंड इन द केस ऑफ इमरजेंसी। समझ में आया। फिर एक्टिविटी वाला सवाल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल व्हाइल फूड ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल, एक्सप्लेन। यूनिडायरेक्शनल हमेशा जाइलम करता है क्योंकि वाटर मूव होता है फ्रॉम रूट से, ठीक है, रूट से कहा जाता है पत्तों तक जाता है तो जाइलम के द्वारा जाता है, तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए यूनिडायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन होता है सिर्फ। नाउ फूड मूव्स फ्रॉम लीव्स टू स्टोरेज ऑर्गन, या ग्रोइंग पार्ट की बात करें तो वहां जाता है फूड। समझ में आ रहा है। किसके द्वारा जाता है, फ्लोएम के द्वारा जाता है, ये दोनों साइड भेजता है, यानी बोथ डायरेक्शन भेजता है, इसलिए बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम। नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन। इसमें सबसे पहले माउथ के अंदर क्या होता है, सलाइवा होता है, उसके अंदर होता है एंजाइम एमाइलेज नाम का, वो स्टार्च को शुगर में बदल देता है, ठीक है। फिर स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, एचसीएल और पेप्सिन होता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस आता है, कहाँ से, लिवर से, इमल्सिफाई कर देता है फैट को। पैंक्रियाटिक जूस निकलता है पैंक्रियाज से, ट्रिप्सिन अमाइलेज और लेपेज होता है। इंटेस्टाइनल जूस भी होता है यहाँ पे कुछ, जो कंप्लीट डाइजेशन कर देता है यहीं पे। और एब्जॉर्प्शन होता है विलाई के अंदर, एसिमुलेशन हो जाती है इसकी वजह से, और फिर एनर्जी मिल जाती है हमारी बॉडी को। तो इसको और थोड़ा डिटेल में आपको लिखना है क्योंकि 5 मार्क्स के लिए इनफ नहीं होगा, क्योंकि 5 मार्क्स है तो थोड़े से और डिटेल में आपको लिखने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बता दिया है, लेकिन इसको आपको डिटेल में लिखना है एग्जाम में। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है एसर्शन रीजन का। एसर्शन कह रहा है फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही बात है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, ये भी बात सही है, दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब यहाँ केस बेस्ड स्टडी आ गया टेबल वाला, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाज, बाइल, लिवर, तो इसका फंक्शन क्या बताना है। तो फंक्शन क्या होता है ट्रिप्सिन का, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। समझ में आया, किसमें बदल देता है, पेप्टाइड्स में। और बाइल जूस क्या करता है, या पेप्टाइड्स नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे पेप्टाइड्स नहीं होगा, यहाँ होगा एमिनो एसिड, ठीक है, डाइजेस्ट करता है एमिनो एसिड में, कन्वर्ट कर देता है प्रोटीन को, ठीक है। और बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफाई करता है, किसको, बाइल जूस इमल्सिफाई करेगा फैट को और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, ठीक है। और बाइल्स मिक्स करता है मीडियम को एल्कलाइन ताकि वो टूट जाए और एंजाइम में एक्ट होने के बाद, ठीक है। तो ये था बाइल का फंक्शन, समझ में आया। नाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर। पहला सवाल है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट एंड ब्रीथिंग, कौन करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा। समझ में आया, मेडुला वाला हिस्सा जो होता है हिंड ब्रेन में वही कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन जैसे कि हार्ट बीट और ब्रीथिंग। नाउ असर्शन रीजन का सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन में, असर्शन बता रहे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट आर ग्रोथ मूवमेंट, सही है। रीजन दे अकर ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये भी बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वजह से ही तो ग्रोथ हो पाती है, तो दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, आंसर ए हो जाएगा इसका। फिर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है केस बेस्ड स्टडी का सवाल है आपका, लिखा है अ स्टूडेंट ऑब्जर्व बेंडिंग ऑफ अ प्लांट शूट टुवर्ड्स लाइट, तो बताना है कि ये लाइट की तरफ जब बेंड हो रहा है शूट, तो इसका मूवमेंट का नाम क्या होगा, तो फोटोट्रोपिज्म होगा, लाइट की तरफ फोटोट्रोपिज्म जाता है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ऑक्सीजन होगा। इसका मैकेनिज्म बताना है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, डिफ्यूज होता है टुवर्ड्स शेडी साइड, जिधर छाव होगा उधर डिफ्यूज हो जाएगा, तो सेल इलोंगेट मोर हो जाता है, मतलब लंबाई बढ़ जाती है उसकी, और शूट बैंड हो जाता है टुवर्ड्स लाइट। ओके, शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग, क्या फर्क है दोनों में। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा इनवॉलंटरी एक्शन होता है, इनवॉलंटरी की वजह से ये कंट्रोल कौन करेगा, इसको स्पाइनल कॉर्ड करेगा, ये फास्ट होता है और ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे विड्रॉल ऑफ हैंड, जैसे गर्म तवा को हम छूते हैं तो हाथ हटा लेते हैं, तो इसका आंसर रिफ्लेक्स एक्शन ही है। वॉकिंग की बात करें तो ये वॉलेंट्री एक्शन है, इसको ब्रेन कंट्रोल करता है और इसको सोचने की जरूरत पड़ती है इसमें, तो ये हमारे कंट्रोल में है वॉकिंग। समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है स्टेट वन फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेरिब्रम का काम क्या है, इंटेलिजेंस, मेमोरी, वॉलेंट्री एक्शन को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। सेरिबैलम क्या करेगा, बैलेंस करेगा, पोस्चर देगा। मस्कुलर का कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है। मेडुला क्या करता है, इनवॉलेंट्री एक्शन करवाता है, जैसे हार्ट बीट या ब्रीथिंग हो गया, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गया डायग्राम वाला, इसमें बता रहा है ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम बना रहा है, डायग्राम आप एनसीईआरटी से बनाना, ठीक है। सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है, ये टॉप पोर्शन होता है, सेरिब्रम स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, बैक बिलो होता है ये सेरिब्रम के। और मेडुला क्या होता है, ये स्टेम पार्ट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, मेडुला, ठीक है। डायग्राम आप एनसीईआरटी से बनाना इसके। फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछा है,
Why is the response of plant towards light considered a growth movement and not a movement like animals? तो ग्रोथ मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये ट्रॉपिक मूवमेंट शो करता है और सेल को इलोंगेट करता है, लंबाई बढ़ता है इसमें, क्योंकि हार्मोन होता है ऑक्सिन नाम का, और लेकिन मस्कुलर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। एक्सप्लेन केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल विद द हेल्प ऑफ 2 एग्जांपल। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल में कैसे होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट करता है हार्मोन जो रेगुलेट करता है सारे एक्टिविटीज को, जिसमें से एक है थायराइड ग्लैंड, ये थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, ये रेगुलेट करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को। पैंक्रियाज सिक्रेट करता है इंसुलिन जो रेगुलेट करता है ब्लड के शुगर को। ठीक है, इतना काफी नहीं है, आपको और भी ग्लैंड के बारे में बताने होंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, टेस्टिस, ओवरीज, हाइपोथैलेमस, इन सबको भी बताओगे तब मजा आके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें मैंने शॉर्ट में बता रखा है। ओके, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में नर्व इम्पल्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या बता रखा है, दे आर कॉज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस नर्व मेम्ब्रेन। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है, तो इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ज्यादातर इसका आंसर ए ही हो रहा है। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ए वाला ही, बी वाला भी पूछ सकता है, ऐसा रीजन दोनों से होगा, पर रीजन और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे भी सवाल आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है असर्शन सही है रीजन गलत है, या रीजन सही है असर्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन है, पैंक्रियाज, इसमें कौन सा हार्मोन निकलता है, पैंक्रियाज में निकलता है इंसुलिन। ठीक है, थायराइड में थायराइड ग्लैंड। फिर कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड प्रॉपर्ली। अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं होगा प्रॉपर्ली तो इंसान को हो जाएगा बीमारी डायबिटीज। ठीक है, शुगर की बीमारी हो जाती है। समझ आया। अगला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें देखो न्यूमेरिकल्स के भी सवाल बनते हैं और नॉर्मल थ्योरी भी बनते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ मिरर इज -3, व्हाट डज इट सिग्निफाई। अगर मैग्निफिकेशन -3 है यानी मैग्निफिकेशन माइनस में है तो रियल इन्वर्टेड होगा। ठीक है, रियल इन्वर्टेड होगा इमेज, और साइज देखो 1 से ज्यादा आ रहा है, 3 आ रहा है ना, तो ये मैग्निफाइड होगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। फिर असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी ए लार्ज इमेज ऑफ टीथ। फिर रीजन कह रहा है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स इरेक्ट मैग्निफाइड इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। दोनों बात सही है और एक दूसरे से लिंक भी है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का ही यूज करते हैं। ठीक है, और मैग्नीफाइड इमेज तभी बनता है जब हम ऑब्जेक्ट को रखें फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन है केस बेस्ड स्टडी का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज स्टूडेंट प्लेस एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा फाइंड इमेज डिस्टेंस, यानी वी पूछ लिया आपसे, नेचर भी पूछा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। सारे वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा आपका 1/6। एक बात ध्यान देना, u को हमेशा नेगेटिव लेना है। समझ में आया, तो v आ गया 6 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो इमेज रियल इन्वर्टेड होगा, या बताओ क्या होगा, तो रियल इन्वर्टेड होगा इमेज। आया समझ में, ये आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, राइट फॉर्मूला। वैसे इतने आसान सवाल तो आएंगे नहीं, इसके ना न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके इस फॉर्मूले पे। ठीक है, तो होता क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम से लेके किसी मीडियम में। नीचे मीडियम का आएगा स्पीड, ऊपर आएगा वैक्यूम का, दोनों को डिवाइड कर देना, आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस पे, इसका आने का चांस कम है, न्यूमेरिकल्स आने का चांस ज्यादा है। ठीक है, Why does a coin appear raised when kept in water? कह रहे कि अगर हम सिक्के को पानी के अंदर रख देते तो ये ऐसे रेज ऊपर, मतलब उठा हुआ नजर आता है हमें, कि सिक्का थोड़ा मोटा हो जाता है उसमें जाते ही। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लाइट रेज बैंड इन वाटर एयर इंटरफेरेंस। ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है क्लोज टू सरफेस, जिससे कॉइन हमें ऊंचा ऊंचा दिखाई देता है, इसलिए हमें रेज नजर आता है। ठीक है, फिर है कॉम्पिटेंसी बेस्ड न्यूमेरिकल। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इतना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है इतना, तो हमें बता रहे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास बताना है कितना होगा, तो यही फॉर्मूला लगा देंगे जो मैंने बताया था। ठीक है, अब v को मैं इधर भेज दूं, सारी वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन, डायग्राम बेस है, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f।
2f के बियॉन्ड में होगा तो इमेज कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। देखो 2f के बियॉन्ड में तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल इन्वर्टेड बन रहा है और छोटा बन रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बिटवीन 2f एंड f, उनके बीच में हुआ तो क्या बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन बस साइज देखो बड़ा बन रहा है, एंड लार्ज बन रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन विद डायग्राम डिराइव स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो लॉ क्या, पहला लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक ही प्लेन पे मिलेगा। दूसरा लॉ कहता है n1 sin i इक्वल्स टू n2 sin r, यानी sin i अपॉन में sin r हो जाएगा कांस्टेंट, यही होता है स्नेल्स लॉ। समझ में आया, ये हो गया इसका आंसर। नाउ असर्शन रीजन का सवाल, क्वेश्चन कह रहा है अ कॉन्केव लेंस कैन नेवर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सही बात है, रियल इमेज कभी नहीं बनाता कॉन्केव लेंस, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है रीजन अ कॉन्केव लेंस ऑलवेज डाइवर्ट्स रेज एंड फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, ये भी बात सही है, और दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से लिंक है, तो ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यूज टू फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है इमेज डिस्टेंस क्या हुआ, यानी v पूछा आपसे, वही फॉर्मूला लगा देंगे इस बार, लेकिन लेंस का फॉर्मूला लगेगा 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, सारी वैल्यू पुट करो, v आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, u को नेगेटिव लेना है हमेशा। ठीक है, v 12 आ गया, यानी इमेज डिस्टेंस आ गया 12। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो, v/u होता है फॉर्मूला इसका 12/30, यानी 0.4 आ गया मैग्निफिकेशन। प्लस में आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा और डिमिनिश बनेगा। समझ आया, ओके। अब चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पहला, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आइज इज, कितने दूर से देख सकता है, कम से कम 25 सेंटीमीटर इसका आंसर। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, एक पर्सन है, मायोपिया है, कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट नॉट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि मायोपिया में डिस्टेंट ऑब्जेक्ट में दूर की चीजें नहीं देख पाते, पास की चीजें देख लेते हैं। रीजन क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, रेटिना के आगे बनता है, बिल्कुल सही है, दोनों बात सही है, यूजर से लिंक भी, आंसर ए हो जाएगा। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द आइरिस एंड प्यूपिल इन द ह्यूमन आई। आइरिस कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल, और प्यूपिल क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कितना लाइट हमारे आंखों में आने चाहिए। ठीक है, ये जाएगा इसका आंसर। नाउ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, a student has difficulty seeing distant object, हम दूर की चीजें नहीं देख पा रहे। An optician prescribe him a lens of power minus का 2D, तो कह रहे नेम द डिफेक्ट, तो मायोपिया हो जाएगा क्योंकि इसको नियर साइटेडनेस कहते हैं, पास की चीजें दिखाई दे रही है उसे। कौन सा लेंस यूज होगा इसमें, कॉन्केव लेंस यूज होगा। तो तुमसे फोकल लेंथ पूछा है, पावर हमें दे रखा है माइनस का 2D। ठीक है, तो पावर से फोकल लेंथ निकल आएगा 100/p, समझ में 100 बाय पावर आ जाएगा, तो इससे 100/-2 यानी माइनस का 50 सेंटीमीटर आ जाएगा फोकल लेंथ। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज अ कॉइन अपीयर रेज्ड व्हेन केप्ट इन वाटर। ये तो अभी हमने पढ़ा था, सेम क्वेश्चन ला गए क्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो गए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया भाई, दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए। अगले सवाल पे आते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम टू शो द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। डायग्राम नहीं है, डायग्राम एनसीईआरटी से करना। अब बता रखा है व्हाइट लाइट को अगर हम प्रिज्म से निकालेंगे तो 7 कलर में बदल जाता है, विब्रियो और किसे कहते हैं जिसको, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। और याद रखना, वॉयलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है, सबसे ज्यादा बैंड होता है, रेड सबसे कम बैंड होगा, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि। फिर अगला सवाल है, स्टेट कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंट कलर्स हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो दे बैंड बाय डिफरेंट एंगल। सबके अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, अलग एंगल से मुड़ेगा तो अपना अपना कलर मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, इसको भाई डिटेल में आपको एनसीईआरटी का एक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। उसके अलावा ये फॉर्म जब होता है तो रेनबो जब बनता है तो उसमें 3 प्रोसेस होते हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब वाटर के ड्रॉपलेट्स में ये पड़ते हैं तो बच जाता है रेनबो। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना आप लोग। समझ आया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, असर्शन है द स्काई अपीयर ब्लू। ठीक है, स्काई हमेशा ब्लू नजर आता है। रीजन है ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट ड्यू टू इट्स शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये भी बात सही है, एक दूसरे से लिंक भी है। ठीक है, क्वेश्चन आगे केस बेस्ड स्टडी वाला 10th क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट
clearly beyond 1.5 मीटर, which defect of vision does the suffer? तो 1.5 मीटर बहुत मतलब लंबी दूरी है, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर से तो आगे ही है, 1.5 मीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया, दूर की चीज नहीं देख पा रहा है। कौन सा लेंस चाहिए इसको? कॉनकेव चाहिए। अब बोल रहा है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा और पावर क्या होगा, तो फार पॉइंट है 1.5 मीटर, तो फोकल लेंथ भी कितना जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर में बदल दो, 100 से डिवाइड कर दो, 100 पर चले जाएगा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 0.67 डायोप्टर माइनस का, क्योंकि कॉनकेव लेंस यूज हुआ है, मायोपिया है, ठीक है, समझ में आ रहा है। पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों। आप मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर के साथ, ताकि आपके एग्जाम चाहे बोर्ड हो या 11th हो, 9th हो, 10th हो, सब में आपका स्कोर अच्छा बना दूंगा, ठीक है, बस चैनल पे बने रहे।